हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ लव इज़ इन दी एयर। आई एम सो सॉरी, मैंने इतना ज़्यादा लेट कर दिया अपलोड करने में। उसकी यही रीज़न थी कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आवाज़ तो निकल ही नहीं रही थी, तो रिकॉर्डिंग कैसे होती। तो अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और इसलिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा पार्ट लेके आई हूँ न्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, लानवानी जब वेंग के लिए एक मास्टरपीस बना के आता है और आके रूम में रखता है, वो देखता है वेंग अभी भी उसी पोजीशन में सोया हुआ था जिस पोजीशन में लानवानी उसे छोड़ के गया था। और उसके बाद वो वेंग को देखता है, वेंग भी उसे ही घूर रहा था। और उसके बाद वो अपना हाथ ऊपर करके बोलता है, लंचा तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? लानवानी एक लंबी सी सांस लेता है। उसे पता था कि उसका मतलब क्या है। वेंग चाहता है कि वो उसे कैरी करे और लानवानी वैसा ही करता है। वो उसे अपने हाथों से अपने स्टाइल में उठा के फूड वाली टेबल पे बिठाता है और वहाँ पे उन दोनों की चिट चैट शुरू हो जाती है। अपना पूरा दिन वो ऐसे ही डील करते हैं, यानी बातों से और अपने जितनी भी नाइट हंट्स होने वाली थी उनके बारे में बात करके। और ऐसे ही उनकी रात गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लानवानी उठता है, वो अपनी पूरी रिचुअल्स ख़त्म कर देता है। वेंग स्टिल अभी सो रहा था, बट लानवानी उसे नहीं जगाता क्योंकि वो अपने ही मन में अपनी सोच में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है। वो अभी भी उसी चीज़ को सोच रहा था कि वो आखिर वेंग को कैसे प्रपोज करे। वो बहुत थक चुका था, स्टिल उसके पास कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा था कि आखिर वो किस तरह वेंग से इनिशिएट करे। अगर ऐसा कोई दूसरा प्रॉब्लम होता तो लानवानी ज़रूर अपना सॉल्यूशन दे देता, बट अब उसकी जब अपनी रिलेशन की बारी है तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सब सोचते सोचते लानवानी को एक चीज़ याद आती है जो वेंग ने 16 ईयर्स अगो बोली थी उसे फॉरेस्ट में। उसे वेंग के वर्ड्स याद आते हैं जो वेंग ने उसे बोले थे कि मैं अकेला ही डटा खड़ा रहूँगा अपनी ब्रिज में अंटिल कि वो बिल्कुल अंधेरा ना हो जाए। लानवानी बार बार वही वर्ड रिपीट करता है कि अकेला, वो भी ब्रिज में। और उसके बाद उसे एक चीज़ याद आती है जब वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था 16 साल पहले, और वो उस ड्रंक स्टेट में वो वेंग को लेके एक घर में आ जाता है और वहाँ पे वो जितनी भी हैंड्स होती हैं वो हैंड्स निकाल के वेंग को दे देता है और उसे बोलता है कि ये दोनों तुम्हारे लिए। और वेंग उसे ले भी लेता है और उसके बाद वो अपनी पिचिंग निकाल के उस घर के एक पिलर पे वो अपना नाम लिखता है और वेंग भी वही सेम चीज़ करता है। वो इस बारे में सोचते हुए उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और उसकी फेस में स्माइल आ जाती है, पर उसकी स्माइल चली जाती है तब उसे याद आता है कि उसने उस ड्रंक स्टेट में वेंग को क्या बोला था। उसने ये बोला था कि नाइट लाइफ सिटी में उसने वेंग का साथ नहीं दिया, वो उस साइड पे खड़ा नहीं हुआ जिस साइड में वेंग खड़ा था, क्योंकि वेंग ने उसे एक बार बताया था कि सोलमेट होना लाइफ में इनफ है। इवन दो लानवानी ने कभी भी ये तीन यानी आइनिया या आई लव यू कभी भी वेंग को नहीं बोला था, बट इट डजंट मीन कि वो वेंग से लव नहीं करता। उसने डीप वर्ड से वेंग से लव किया है। वो हमेशा से वेंग को अपनी लाइफ में चाहता था। चाहता क्या मतलब, उसे हमेशा उसकी ज़रूरत थी क्योंकि वो उसकी डिज़ायर्स, उसकी फीलिंग, उसका लव बहुत ज़्यादा था वेंग के लिए। और उसने बहुत बार वेंग को खोया है, 2 बार तो वो खो ही चुका था, तो इस बार तो वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता और इस टाइम वो वेंग को बिल्कुल भी नहीं खो सकता। इसलिए वो मन में बार बार यही बोलता है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं एक ग्रेट हंगुल जुल हूँ आफ्टर ऑल, क्योंकि मैं एक ग्रेट हंगुल जुल हूँ आफ्टर ऑल। और उसके बाद वो जल्दी में लाइब्रेरी पवेलियन में चला जाता है। वो जैसे देखता है अंदर कोई भी नहीं है तो एक लंबी सी सांस लेता है रिलीफ वाली, और उसके बाद वो जाके एक टेबल पे बैठता है। वहाँ पे वो पेपर निकालता है और उसमें लिखना स्टार्ट कर देता है। वो शुरू में पेपर में लिखता है प्लान और उसके बाद वो लिखता है डायलॉग। उसे नहीं पता कि वो क्या लिखे उसके अलावा, तो वो गुस्से में आके अपने पेपर को फाड़ देता है और उसके बाद उस पेपर को फेंक देता है और अपना हैवी हार्ट लेके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे ये समझ आ ही गया था कि वो इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं बना। उसके बाद वो लाइब्रेरी पवेलियन से निकलने ही वाला होता है तो उसके दिमाग में एक सडनली आइडिया आ जाता है। उस आइडिया को लेके वाजी इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और चला जाता है लाइब्रेरी पवेलियन से। वो पूरा दिन बिजी होता है अरेंजमेंट करने में। वो अपने भाई की मदद लेता है, अपनी ब्रदर इन लॉ की और जिनलिंग की और जितने भी यंग डिसिप्लिन होते हैं वहाँ पे उसकी। दूसरी साइड वेविशन जो बिजी था लान किरान के कामों में, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि लानवानी क्या कर रहा है और कहाँ पे है। जो इनके प्लान का ही हिस्सा था, यानी लानवानी और लान शीशान का ये प्लान था कि लान किरान वेविशन को बिजी रखे किस चीज़ में, जिससे वेविशन को पता ना चले कि आखिर लानवानी क्या प्लान कर रहा है उसके लिए। बट लान किरान को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी टास्क को करने में, क्योंकि वेविशन एक जगह पे बैठने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं था। फिर साइड वेंग जिसने लानवानी को पूरा दिन नहीं देखा था, वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था।
पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था कि वो अपने अंकल इन लॉ का दिल जीत ले। तो वो वहीं पे बैठता है उसके साथ और लान किरान की हर एक बात मान रहा था क्योंकि कभी भी वेंग और लान किरान अच्छे टर्म्स में नहीं रहे। तो वो इस बार यही चाहता था कि वो हर चीज़ की अच्छे से देखभाल करे जिससे लान किरान उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए, और ये सब कुछ सिर्फ लानबाजी के खातिर ही करना चाह रहा था। वो वेंग जो पूरा दिन बोर हो चुका था, पर उसकी जो बोरियत को ख़त्म करने के लिए एक चीज़ थी। लान किरान के अलावा वहाँ पे दूसरे भी मिनिस्टर्स बैठे हुए थे जो कन्वर्सेशन को इनिशिएट करते थे और दूसरी बातें करके वेंग का ध्यान भटा रहे थे और उसका दिन अच्छा गुजार रहे थे। वेंग ऐसे ही पेपर वर्क में बिजी होता है तो अचानक से एक डिसिपल आ जाता है दरवाजे पे और वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीथिंग कर रहा था। वो दरवाज़ा खोल के बोलता है मास्टर। तो लान किरान बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है क्या हुआ, पर वो ये सब सिर्फ बनावटी गुस्सा दिखा रहा था क्योंकि अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था कि आखिर कोई तो आया और इनके बीच की जो ऑकवर्डनेस थी वो ख़त्म हुई। और उसको एक दूसरी बात की भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। उसे ये तो पता था कि वांजी आज वेंग को प्रपोज करने वाला है, पर उसे ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी कि आखिर लानवाजी किस तरीके से वेंग को प्रपोज करेगा। और उसने आज पूरा दिन वेंग को डिस्ट्रैक्ट करने में लगाया था कि वो वापस वांजी के पास ना जाए। वो जो डिसिपल आया था दरवाजे पे वो बोलता है मास्टर हंगुलजुन। तो उसी टाइम वेंग बोलता है क्या हुआ मेरी वांजी को। दूसरी तरफ लान किरान जो इमीडिएटली समझ जाता है कि क्या हो रहा है, तो वो बिल्कुल भी लान वांजी की वरीड नहीं करता, बट विविशन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है वांजी के लिए। तो वो जो डिसिपल खड़ा था दरवाजे पे वो बोलता है कि हंगुलजुल गया था लेक वाले साइड और अब वापस आया है तो वो बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में है। तो विविशन चीख के बोलता है वो कहाँ है इस वक्त। विविशन जो हमेशा चेयरफुल रहता था, फन में और हमेशा मस्ती करता था, बट जब उसे गुस्सा आता है तो हमेशा लोग उसे एक माइल दूर ही रहते हैं। बट विविशन जिसकी केयर करता है, अगर वो हर्ट हो जाता है या इंजर्ड हो जाता है वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। बट इस बार बात उसके लवर की है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसके बाद जो डिसिपल दरवाजे पे खड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी आवाज़ में बोलता है कि अभी तक हंगुलजुन अंदर नहीं आए, वो अभी तक फ्रंट गेट पे खड़े हैं और बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। वुसोलान के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे एक्टिंग में क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कल्टिवेशन रूल्स को फॉलो करना इतना आसान नहीं है, पर वो इतने अच्छे हैं एक्टिंग में तो शायद वो उसी तरह ही वो सारे रूल्स को कॉपी करने और एक्ट करने में माहिर है। पर दूसरी तरफ अभी विविशन को कुछ नज़र नहीं आता। वो बिना कोई चीज़ सोचे हुए, ना ही लान किरान से इजाज़त लेते हुए, वो सिर्फ वांजी के बारे में सोचते हुए वहाँ से निकल जाता है और वो भाग की तरफ मेन गेट की तरफ जाता है और बस यही चिल्ला रहा था लंचा वांजी हंगुलजुन, और उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो सारी चीज़ें देखते हुए वेंग की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। विविशन जो हमेशा से एक अच्छा और चीयरफुल मूड में रहता था वो अब रो रहा है। उसे बहुत ज़्यादा फियर था लानवांजी को खोने को क्योंकि उसने बहुत सारे लोग खोए हैं जिसे वो प्यार करता था, यानी उसकी शिजी, उसके पेरेंट्स। उसके बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वांजी को कुछ हो ना जाए। वो भाग रहा था लानवांजी का नाम लेते लेते। उसका पूरा दिल इतना ज़्यादा फियर से भरा होता है, इतना फियर उसने कभी ज़िंदगी में भी महसूस नहीं किया था। उस टाइम भी नहीं जब वो अपने आप को क्लिफ से गिरा देता है, उस टाइम भी नहीं जब जंशा ने उसके साथ बात करना बंद कर दी थी और सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे। उसे इतना ज़्यादा बिल्कुल भी फियर नहीं हुआ था। आज उसे बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है कि लानवांजी किस हालत में होगा। वो लानवांजी को ढूंढ रहा था। वो पूरे क्लाउड रेसेस में एक ही पाँव में भाग रहा था कि आखिर लानवांजी कहाँ हो तुम। ये अगर मजाक है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो चीख के ये बोल रहा था। उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि वो आखिर वांजी को कैसे ढूंढे। उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। बस उसका दिमाग और दिल यही बोल रहा था कि आखिर वांजी है कहाँ। और ऐसे ही लानवांजी को ढूंढते ढूंढते उसे आवाज़ आती है एक सॉन्ग की। ऑल्दो उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, पर उसको उस सॉन्ग का धुन और उसकी आवाज़ समझ आ जाती है और उसे वो सॉन्ग पता था। वो सॉन्ग वंशियन सॉन्ग होता है और जो वो सॉन्ग गा रहा था वो और कोई नहीं है, वो वही पर्सन था जिसने वो गाना लिखा था, यानी वांजी द ग्रेट हंगुलजुन। वो आवाज़ सुन के वेंग उसी टाइम अपने टीयर्स को वाइप कर देता है और वो बोलता है हबी। और उसी टाइम जितना अंधेरा था क्लाउड रेसेस में वो अंधेरा ख़त्म हो जाता है और आसपास की लाइट्स जल जाती हैं। बहुत ज़्यादा फोकस स्पॉटलाइट होती है वांजी के ऊपर। जैसे ही लानवांजी वेंग को देखता है वो आगे बढ़ता है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वेंग रो रहा है, पर वो अपने आप को संभालता है क्योंकि अभी उसको अपने प्लान के मुताबिक चलना था और वेंग को अच्छे से प्रपोज करना था। तो वो चुपचाप करके आगे बढ़ता है और वेंग को एक टाइट हग करता है।
वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब विंग के पीछे होते हैं, जो अलग अलग पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, और धीरे धीरे सब आगे आते हैं। उसमें लान शिशान, लान आयुआन, झंझा भी था, चिंगलिंग भी था, लान जिंगी और दूसरे लान किलान के सारी लड़कियां और लड़के मेंबर्स सब मौजूद थे। इवन लान किलान भी प्रेजेंट था। उन सबको ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि विंग रो रहा था, जो हमेशा से हंसता है। लान जी जो अपनी कन्फेशन स्टार्ट ही करने वाला था, वो एक डीप ब्रेथ लेता है। वो बोलता है कि जो फीलिंग अकेले लॉन्ग ब्रिज में खड़े रहना जब तक डार्क ना हो जाए, वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। दूसरी तरफ विंग वाजी को देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने सुना कि उसका लवर बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड है। बट वो अपने लवर को इतना ज़्यादा ठीक कुछ अजीब सी बातें करते हुए सुनाई दे रहा है, तो विंग थोड़ा परेशान होता है। धीरे धीरे विंग को बातें समझ आती हैं और उसके बाद लानवाजी की फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि जब वो अपने छोटे से लवर को कंफ्यूज देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फिकेशन हो जाती है। तो वो कंटिन्यू करता है। वो बोलता है एक सोलमेट होना इनफ है। वो सुन के विंग के आईज तो बिल्कुल भर चुकी थी। वो लानवाजी को ही देख रहा था और लानवाजी उससे। और थोड़ी देर के बाद लानवाजी वहाँ से जाता है। वो अपने ब्रदर की तरफ जाता है। वहाँ पे अपने ब्रदर से 2 चिकन लेता है, यानी हैंड्स। के बाद विंग के पास वापस आ जाता है और वो दोनों हैंड्स लानवाजी विंग को दे देता है। वो बोलता है ये तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे लिए। और उसके बाद धीरे धीरे विंग को रियलाइजेशन होती है और उसे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आने लगता है। विंग जो अब बहुत ज़्यादा शॉर्ट मेमोरी हो चुका था, यानी उसे बातें इतनी ज़्यादा याद नहीं होती। उसे एक्चुअल में भी ये याद नहीं आ रहा था कि ये पहले भी हो चुका है, बट अभी वो उस बात पे ध्यान नहीं देता। वो हैप्पीली वो दोनों चिकन्स यानी हैंड्स ले लेता है और लानवाजी के लिए वेट करता है कि वो अपना पूरा सेंटेंस फिनिश करे। और उसके बाद लानवाजी कंटिन्यू करता है। वो बोलता है नाइटलेट सिटी वाले दिन मैं तुम्हारे साइड खड़ा नहीं था और उसके बाद मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। मैं तुम्हें सेफ नहीं कर पाया जब तुम अपने आप को क्लिफ से गिरा रहे थे। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया जब वेंचा और वेंशु ने तुम्हें दफन माउंटेन में रख दिया था। बट वो विंग के दोनों हाथ पकड़ता है। वो बोलता है मैं ये सारी चीज़ें अब रिपीट नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ, नो मैटर वॉट। और उसके बाद वो विंग का दोनों हाथ टाइटली पकड़ते हुए बोलता है विंग, क्या तुम अपनी लाइफ मेरे साथ गुजारने के लिए तैयार हो? विंग जो बिल्कुल स्टन खड़ा था। और लानवाजी बोलता है डू यू वांट टू मैरी मी? विंग, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगे? वहाँ पे एक अजीब सा साइलेंस हो जाता है। सारे लोग वेट कर रहे थे और होप कर रहे थे विंग के आंसर का। इवन लानवाजी वो बहुत ज़्यादा स्लाइट वे में विंग का इंतज़ार करता है। उन सब के लिए टाइम बहुत ज़्यादा स्लोली गुजर रहा था और उसके बाद उन सब की साइलेंसेशन ब्रेक करता है अपनी लव से। वो इतना ज़ोर ज़ोर से हंसता है। वो बोलता है ओ माई गॉड लंचा, ये कितना ज़्यादा फ़नी था। अब सब की बारी थी। वो सब लोग सरप्राइज़ हो गए थे क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, पूरा दिन लगा दिया था कि वो विंग के लिए इतना ब्यूटीफुल प्रपोजल प्लान कर सकें। और विविशन का रिएक्शन क्या था? वो सिर्फ हंस रहा है। और सब लोग यही बोलते हैं कि यीलिंग पैट्रियार्च इज़ यीलिंग पैट्रियार्च। और उसके बाद विंग वो दोनों हैंड्स जो उसके हाथ में थी चिकन वो नीचे रख देता है और वो अपनी फ्लूट याचिंग निकाल के वंशियन प्ले करता है। और जब वो दोनों अपना सॉन्ग ख़त्म कर देते हैं और विंग उसे बोलता है लंचा, तुम्हारा जो वे था मुझसे शादी करने के लिए पूछने का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। लानवाजी जो दूसरी तरफ बिल्कुल ब्लैंकली खड़ा था। तो विंग बोलता है ऑब्वियसली हवी, आई विल मैरी यू। तुम मेरे सोलमेट हो, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। उसके बाद वो डायरेक्टली अपनी फ्लूट को नीचे रख देता है और लानवाजी को टाइटली हग करता है और उसे वहीं पे सबके सामने किस करना शुरू कर देता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा शेम फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ये नहीं चाहा था कि वो दोनों इस तरह सबके सामने किस करेंगे। तो लानशिशान इंटरप्ट करता है। वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, बट जंचा उसे फिनिश नहीं करने देता। वो फ्रस्ट्रेशन में बोलता है जाओ तुम दोनों अपने लिए एक रूम बुक करो, जा अपने रूम में जाओ। लानवाजी और विविशन दोनों बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं उनके इंटरेक्शन में। लानवाजी जो कभी भी वल्गर वर्ड्स यूज़ नहीं करता, यानी किसी के लिए बुरा नहीं बोलता, तो वो ये सारी चीज़ें लानवाजी विंग पे छोड़ता है। तो विंग बोलता है तुम लोगों का काम हो गया और वांजी ने मेरा प्रपोज भी कर दिया, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, हमें डिस्टर्ब ना करो। जंचा जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो बोलता है विविशन, बट
से रियलाइज़ हो जाता है कि जब शेमलेस की बात आती है तो हम वेविशन को कभी भी विन नहीं कर सकते। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। आगे जल्द ही आप देखोगे कि विंग और लानवाजी की किस तरह से मैरिज होगी और उसमें थोड़े बहुत स्पाइसेस और अप एंड डाउन्स भी आने वाले हैं। बी रेडी। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। बाय बाय।